फोर्स पढ़े और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़े, उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं। तो यहाँ देखिए कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें सबसे पहले सिमिलरिटीज़ देखते हैं। बोथ आर लॉन्ग इन रेंज, दोनों लंबे डिस्टेंस के लिए होते हैं, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो और चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो। बोथ डिपेंड इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है E इक्वल टू होता है 1/4πε0 और Q अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है dB इक्वल टू μ0/4πIdl साइन थीटा अपॉन क्या हो गया आर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि इसमें भी आर स्क्वायर है, इसमें भी आर स्क्वायर है, दोनों फार्मूले में आर स्क्वायर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है। तो ये दोनों इन्वर्सली स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, माने ये जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली स्क्वायर होता है। इसके बाद हम देखते हैं बोथ ओबेस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि यदि बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड हैं तो उनका किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का सम हो जाता है, वेक्टर सम हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं सुपरपोजिशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अब इसकी हम डिससिमिलरिटीज देख लें, क्या क्या इसमें जो है डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए डिससिमिलरिटीज क्या है। E is produced by scalar source that is charge, where B is produced by vector source that is ideal। तो यहाँ पर एक डिफरेंस ये हो गया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो किसी चार्ज के अराउंड प्रोड्यूस होता है। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उसका सोर्स क्या होता है, स्केलर होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड होता है तो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, तो उसकी एक लेंथ होती है, एक डायरेक्शन होता है लेंथ की, किस वायर की लेंथ होती है। तो जो वायर की लेंथ है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसका सोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं E is along displacement vector joining source and field point, whereas B is perpendicular to the plane containing the displacement vector। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिस डायरेक्शन में चार्ज का मोशन होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्शन के कैसा होता है, परपेंडिकुलर। करंट जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। B इज एन एंगल डिपेंडेंस बट E इज इन नॉट। अभी मैं लिखा था जो DB का फार्मूला लिखा था वो आइडियल साइन थीटा था, थीटा आया था उसमें। तो मतलब ये एंगल पर डिपेंड करता है, कौन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पर। वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंगल पर डिपेंड नहीं करती है। तो इस तरह से ये डिफरेंस है इनमें। अब एक टॉपिक इसमें और समझते हैं, ये है रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये दोनों चीज़ हैं, ये जो परमिटिविटी है ये इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है और परमिबिलिटी जो होता है किससे रिलेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। यहाँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं, म्यू नॉट लिखते हैं। इनमें रिलेशन क्या है, तो यदि मैं म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई कर दूँ, फिर इसको थोड़ा सा और बढ़ाऊँ, इसमें क्या कर दिया हूँ मैं, 4 पाई का मल्टीप्लाई भी कर दिया हूँ और 4 पाई का क्या कर दिया हूँ, डिवाइड। मेरे पास म्यू नॉट पहले से है, एप्सिलॉन नॉट भी पहले से है, 4 पाई इसमें भी लिख दिए और इसके अपॉन में 4 पाई लिख देंगे, कैंसिल करेंगे तो यही आ जाए। ठीक है। अब आगे के स्टेप में जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है ये ऐसे समझो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 × 10⁻⁹ होता है। तो यदि मुझे इसका मान चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो इधर मैं इसको ट्रांसपोज कर दूं तो 9 × 10⁻⁹ और ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। इसको मैं इधर कर दिया हूँ, इसको इधर कर दिया हूँ, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो गया, 9 × 10⁻⁹। अब ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है ये 10⁻⁻7 होती है। अब आगे क्या कर दिए हैं देखिए, ये 7 है, ये 9 है,
ये 7 को यदि मैं नीचे कर दूं तो 9 और 7 प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 16। तो एक स्टेप मैं यहाँ पर और कर देता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट है, आप इसको लिखेंगे 1/9 इंटू 10 क्या हो जाएगा 16। ठीक है, अब हम इसको स्क्वायर में रहना चाहते हैं तो 9 को हम लिख देंगे 3 और इसको लिख देंगे 10⁸, तो इसको स्क्वायर भी लगा सकते हैं। 3 3 जा 9 और 2 8 जा कितना हो गया 16। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/c²। ये जो वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट को हम किससे डिनोट करते हैं c को, तो इस पूरी वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं c का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास, थोड़ा सा आगे इसी को बढ़ा देता हूँ, 1/c² हो गया। ठीक है, अब मेरे पास क्या है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या हो गया c का स्क्वायर। अब इसको ट्रांसपोज कर दें, इसको इधर और इसको इधर, तो क्या हो जाएगा c बराबर क्या हो जाएगा c² बराबर 1/म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं c की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, रूट लगा देंगे, या सिंपली हम 1 का रूट हटा सकते हैं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरह से वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर ये रिलेशन है इनके बीच का कि जो इनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर रूट होता है वो लाइट की स्पीड के क्या होता है इक्वल होता है।